नमस्कार, लोक टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओपी सिंह। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए आम बजट पेश किया है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र सरकार का यह बजट आने वाले 25 सालों में देश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा ने एनडीए में शामिल पार्टियों के प्रतिनिधियों ने इस बजट की काफ़ी सराहना की है, जबकि विपक्ष ने इसमें कई खामियां बताई हैं। विपक्ष का कहना है कि इससे आम लोगों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बजट में किसे क्या मिला, इसके क्या मायने हैं, देश के विकास में इसकी क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है नीलेश वर्मा जी, निवेश सलाहकार हैं। मौजूद हैं ज्ञान प्रकाश जी, वरीय टैक्स एडवोकेट हैं। और हमारे साथ विकास आनंद जी भी मौजूद हैं, जो टैक्स प्रोफेशनल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञान प्रकाश जी से। सर, बजट में वित्त मंत्री ने दावा किया है कि 60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कई बड़ी बातें कही है, जिसमें अगले साल देश में 5G सेवाएं शुरू करने की बात है। इसके अलावा सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग के लिए 6000 करोड़ रुपए के आवंटन की बात है। आप इस बजट को किस रूप में देखते हैं और इससे देश के किस सेक्टर को कितना क्या लाभ मिलने वाला है? इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की गई है। 25,000 किलोमीटर सड़क के निर्माण की बात की गई है और ऐसा कहा गया है कि ये बजट जो है इस साल का 2022-23 का आगामी 25 वर्ष के विकास के लिए बुनियाद रखेगी। तो सरकार ने काफ़ी अच्छी प्रयास की है और एक बुनियाद जो है वो डालने का कोशिश किया है। लेकिन आयकर में आम वेतनभोगी या पेंशनभोगी या छोटे व्यवसायियों के लिए किसी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। कॉर्पोरेट बजट है, बड़े लोगों के लिए इसमें काफ़ी राहत दी गई है। यही कारण है कि हमारा शेयर बाजार जो है आज झूम उठा, अच्छी झूम उठा, काफ़ी उछाल है उसमें। क्रिप्टो करेंसी के खरीदार जो कि बहुत छोटे खरीदार होते हैं, 2000-3000 की राशि से भी और 5000 की राशि से भी निवेश करते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा 30% का बोझ डाला गया, 30% टैक्स लगाया गया है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बजट जो है बड़े व्यवसायियों के लिए, बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए है और छोटे व्यवसायियों के लिए कहीं कुछ नहीं है। वित्त मंत्री ने एक डिजिटल सरकारी करेंसी की बात की है। उन्होंने कहा है कि अगले साल से रिजर्व बैंक एक नया डिजिटल करेंसी जारी करेगा। दरअसल ये है क्या और क्रिप्टो करेंसी से इसका क्या संबंध है? आम लोग इस करेंसी का कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे? डिजिटल रुपया की बात की गई है। अब किस रूप में वो आ रहा है और क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बजट में जो कि 1.5 घंटे का बजट था और सारे सेक्टर को, रेलवे, कृषि, आयकर, इनडायरेक्ट टैक्स, सबको कवर करना है, तो उसमें तो कुछ ऐसी चर्चा नहीं है। डिजिटल करेंसी आने पर ही समझ में आएगा कि सरकार क्या चाह रही है और आरबीआई किस रूप में डिजिटल करेंसी को ला रही है। नीलेश जी, केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक बात कही है कि रेलवे में खासकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत माल ढुलाई के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। आप इसको साधारण भाषा में समझाइए कि इसका क्या मतलब है और आम लोग इसे किस रूप में देखेंगे और उन्हें क्या लाभ होगा। देखिए, इसमें रेलवे में जो माल ढुलाई का काम होता है मालगाड़ियों से, उसके लिए अलग से 100 टर्मिनल पूरे भारत में बनेगा, ठीक है, जिसको कार्गो टर्मिनल का नाम दिया गया है। तो उसकी संख्या 100 है। इसके अलावा 400 जो वंदे भारत ट्रेन चलेंगी वो तो खैर अलग है। लेकिन इन्होंने जो उसका टाइम फ्रेम रखा है कि हम 3 साल में 400 ट्रेनें चला लेंगे और ये टर्मिनल बनाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में जाया जाएगा तो थोड़ा मुश्किल लगता है। फिर आगे देखें सरकार कैसे कर रही है। लेकिन अगर ये होता है तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आपका इसमें रोजगार कुछ बढ़ेगा, कुछ तो बढ़ेगा रोजगार इसमें। और इससे मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि सरकार का एनर्जी, पावर, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, इस सब पे फोकस है इस बजट में, तो इससे रिलेटेड ये वर्क है उनका और इससे फ़ायदा होगा आगे फ्यूचर में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की काफ़ी आलोचना होती है। दावे किए जाते हैं कि इससे सरकारी व्यवस्थाएं ये उद्योगपतियों के हाथों में चली जाए। क्या इसमें कोई सच्चाई है और बजट का ये जो प्रावधान है, क्या इस अनुमान को बल देता है? देखिए, सरकारी संपत्ति को बेचना और लीज पे देना, दोनों में बहुत फ़र्क है। जैसे कि सभी लोग अगर जो घर नहीं खरीद सकते वो लीज पे लेकर आते हैं, उसको किराया देते हैं, वो रहते हैं, फिर उसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह इसका भी है, वो लीज पे सरकार उनको देगी किसी प्राइवेट प्लेयर को, जिसके लिए कि वो टेंडर होता है, बिडिंग होता है, जो उसमें अच्छा बिड करेगा उसको मिलेगा।
तो इस चीज़ से इसमें फ़ायदा क्या है कि जो उसका रख रखाव है, जो उसका सर्विस है, इस सब पे उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है, जो कि सरकारी सेवा में रहते हुए नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अगर उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है एज ए लीज, तो इसमें कोई गलत है। विकास जी, वित्त मंत्री ने एक इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम की घोषणा की है। आपने देखा होगा, उन्होंने बजट में कहा है कि 5 लाख करोड़ रुपए का बजट इसके लिए आवंटित किया गया है। इसमें उद्योगपतियों को या मान लीजिए कि नए उद्यमियों को खास तौर पे कर्ज देने में मदद मिलेगी। इसे आप किस रूप में देखते हैं? इस तरह की योजना सरकार के द्वारा पहले से भी चलाई जा रही है, लेकिन देखा यह जाता है कि ऐसी योजनाओं का लाभ आम आदमियों को बहुत आसानी से मिल नहीं पाता है। इसके लिए काफ़ी मारामारी होती है, काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। अगर सरकार जिस तरह से सोचती है उस तरह से इस क्रेडिट स्कीम का फ़ायदा अगर आम व्यक्तियों को मिल सके, आम व्यापारियों को मिल सके, छोटे व्यापारियों को मिल सके, तब तो देश का विकास संभव है। लेकिन ऐसा पाया जाता है कि इस लोन को लेने में, इस क्रेडिट स्कीम को उठाने में एड़ी चोटी का पसीना एक हो जाता है, लेकिन जल्दी किसी को मिलता नहीं है। उन्हीं को मिलता है जिसके लिए कोई नेता पैरवी करते हैं, वो पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि पैरवी आपकी है कि नहीं है, तब जाके क्रेडिट स्कीम का फायदा मिलता है। क्रेडिट स्कीम दरअसल इसे साधारण भाषा में समझाइए, होता क्या है और क्या इसके मिलने का क्या मतलब है, कैसे मिलता है? क्रेडिट स्कीम का मतलब होता है कि आपके पास पूंजी नहीं है और आपको व्यवसाय करने के लिए पूंजी दी जाएगी। कैसे? बैंक के माध्यम से दी जाएगी, या हो सकता है कि सरकार उसके लिए अलग से एक संस्था की स्थापना करे। जैसे पहले बिहार में एजुकेशन लोन बैंकों के माध्यम से होता था, बाद में सरकार ने उसको अपने हाथ में ले लिया और अपने विभाग के माध्यम से उसको लोन कराया जाता है और बैंक उसमें कोई भूमिका अदा नहीं करते। तो हो सकता है कि सरकार अपनी व्यवस्था करे और क्रेडिट स्कीम के लिए जो लोन पास करने हैं वो सरकार की ही कोई संस्था दे, बैंक न दे। आपने कहा कि क्रेडिट स्कीम जो है बहुत अच्छी तरह से लागू नहीं होता, इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश होती है। किस तरह का भ्रष्टाचार होता है और उसका क्या प्रारूप है? इसमें आम व्यक्तियों के द्वारा दिए गए आवेदन में अनावश्यक रूप से बहुत सारी त्रुटियां निकाली जाती हैं और उन त्रुटियों को नज़रअंदाज करने के लिए चढ़ावा लिया जाता है, जिस परेशानी को हम लोग फेस भी कर चुके हैं, देखते भी। क्या उसमें ऐसा है कि सरकार योजनाएं तो अच्छी बनाती है और सामान्यतः बेरोजगारों के लिए योजनाएं होती हैं, लेकिन जो भी योजना इम्प्लीमेंट किया जाता है क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत, चाहे प्रधानमंत्री का रोजगार पैदा करने वाला हो या फिर मुद्रा लोन हो, तो बैंक जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो सामान्यतः वैसे लोगों को लोन देना चाहती है जो पहले से अपना व्यवसाय कर रहे हैं। दो तरह की चीजें हैं, नए उद्यमियों को, नए लोगों को उसका लाभ मिलता नहीं है, नए बेरोजगार रिस्क नहीं लेना चाहता। क्या बताइए, काम कर पाएगा, एक तरफ इस तरह के सरकारी योजनाओं में सरकार चाहती है कि आप एक एफिडेविट दीजिए कि आप बेरोजगार हैं और तब आप इसका लाभ उठाइए, और वो पहले से रोजगार में होते हैं, उनके पास इनकम टैक्स रिटर्न भी वो फाइल करते हैं और बैंक भी कहती है कि हम लोन उसी को देंगे जिसके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का रिकॉर्ड होगा। तो ये सारी योजनाएं जो है जिनके लिए बनती है उनको लाभ मिलता नहीं है वास्तव में। मतलब कुल मिला कर बात यह है कि केंद्र सरकारें या राज्य सरकारें घोषणाएं करती हैं और स्थानीय स्तर पर इसका लाभ स्थानीय लोगों को या जो उसके लाभुक होने चाहिए या जिनको लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है, और ये सारी योजनाएं जो है हवाई रह जाती हैं और जो विकास की हम लोग उम्मीद लगाए रहते हैं वो विकास वास्तव में होता नहीं है, वो सब एक फिगर का खेला है। ज्ञान प्रकाश जी, आप काफ़ी वरिष्ठ हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक नारा दिया है, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। इसके जरिए उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पेशकश की, लेकिन जो बजट पेश हुआ है उसमें इस मिशन को समर्पित कोई योजना आपको दिख रही हो, उस बारे में बताइए। वैसे इस योजना से 60 लाख रोजगार पैदा करने की बात की गई है। जब योजनाएं इम्प्लीमेंट होती हैं और फिर उसका प्रतिफल जो निकलता है तभी मालूम होता है कि वास्तव में इतना रोजगार पैदा हुआ या नहीं। ऐसे कागज पर रोजगार पैदा करना आसान है, लेकिन धरातल पर रोजगार पैदा करना मुश्किल है। रोजगार के संबंध में उन्होंने कुछ खास चीज़ें बताई हो कि हम ऐसा कुछ निवेश हो या ऐसी कोई उद्यमिता के बारे में उन्होंने बात की हो जिसके जरिए रोजगार सृजन हो सके। इस संदर्भ में तो कोई वैसी चर्चा मुझे नहीं दिखा, और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी या स्किल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे बनाए गए थे, उस पर भी अभी कुछ इस बार चर्चा नहीं की गई। सबसे बड़ी बात कि
किसानों की आय दुगुनी करने की बात सरकार पिछले 5-6 साल से कर रही थी और वो टारगेट रखी थी कि 2022 तक किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी। उस पर सरकार ने इस बजट में कुछ नहीं कहा है। इसमें उसको बताना चाहिए कि जो हमने टारगेट रखा था, लक्ष्य रखा था कि किसानों की आय दूनी करेंगे, वास्तव में वो अचीव हुआ कि नहीं, और यदि वो अचीव नहीं हुआ तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए सरकार की क्या योजना है, वहाँ कोई सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा है कि ये 2023 वर्ष को सरकार मोटा अनाज वर्ष के रूप में डिक्लेयर की है। ठीक है। और हमको लगता है कि कृषि कानून को जो अभी बैकफुट पर चली गई है सरकार, तो कृषि उत्पाद को खरीदने की बात की गई है कि धान और गेहूं को किसानों से खरीदा जाएगा, लेकिन किस तरह से खरीदा जाएगा, उसको खरीदने का मोड क्या होगा, क्या जो कृषि मंडी है वो रहेगा नहीं रहेगा, या फिर कॉरपोरेट के माध्यम से अनाजों को खरीदा जाएगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसकी कोई स्पष्टता भी नहीं है सरकार की इस बजट में। नीलेश जी, बात जब किसानों की हो रही है तो निर्मला सीतारमण ने एक योजना के बारे में बात की है जो गंगा के आसपास के तटीय क्षेत्र हैं, 5 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ विशेष तौर पर प्राकृतिक खेती की बात की गई है। इसका क्या कुछ प्रारूप हो सकता है और इससे खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश में जहाँ लोग कम पढ़े लिखे हैं और किसानी करते हैं, वे कैसे इसका लाभ ले सकते हैं? देखिए, जो भी गंगा किनारे लोग बसे हुए हैं, तो हम लोगों ने देखा कि ज़्यादातर लोग पहले से ही वहाँ सब्जी वगैरह की खेती करते हैं, या कोई सीजनल अगर कुछ फल वगैरह उसकी खेती अभी भी लोग कर रहे हैं। लेकिन उससे गंगा की सफाई हो जाए और ये हो जाए, तो वो मुझे थोड़ा वास्तविक नहीं लग रहा है वो बातें। खैर, वो कहने की है, उन्होंने कही कि इससे गंगा की सफाई में योगदान होगा, तो ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन उन्होंने उसमें बोला था कि ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, ये भी उन्होंने ऐड किया था उसमें। तो इसमें एक फिर ये आ रहा है कि आप एक तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा के लिए आप बजट में बोल रहे हैं और दूसरी तरफ कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बोल रहे हैं। तो किसान ड्रोन कहाँ से लाएगा, ये भी उसमें स्पष्ट नहीं किया गया कि किसान को ड्रोन सरकार देगी या किसान खुद कर देगा। अगर खुद खरीदना होगा तो फिर ज़्यादातर किसान इससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ड्रोन सस्ता तो आता नहीं है। तो ये भी अभी सरकार को आगे चलेगा स्पष्ट करना पड़ेगा कि इसको कैसे धरातल पर लाना है। ठीक है। विकास जी, केंद्रीय वित्त मंत्री ने पीएम गति शक्ति योजना की बात की है। आपको पता है कि गति शक्ति योजना में 7 योजनाएं हैं: सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जलमार्ग, जनमार्ग और रसद पहुंचाने के लिए जो बुनियादी ढांचा है। फिलहाल जो हमारे देश की स्थिति है, इसमें तकनीक के जरिए इन 7 योजनाओं को कितना कारगर तरीके से सरकार लागू कर सकेगी, और बजट में इस बारे में क्या कुछ स्पष्ट किया गया है? जैसा कि पिछले 2-3 साल से भी देखा जा रहा है, बहुत सारी घोषणा तो हुई बहुत सारी योजनाओं की, लेकिन किसी भी योजना पर ढंग से कोई काम होता नहीं है। लेकिन सड़क योजना, पुल निर्माण योजना वगैरह पर काम जो है, देखने में आया कि लॉकडाउन के भी समय में इन सब पर काम रुका नहीं, इन कामों को बढ़ाया गया। तो इसमें माना जा सकता है कि सरकार जो है इन योजनाओं पर काम करेगी और कर भी रही है, क्योंकि सड़क का निर्माण कार्य, रेलवे का निर्माण कार्य हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि ये लगातार चलते जा रहा है, कहीं कभी बंद नहीं हो रहा है। चाहे लॉकडाउन का पीरियड हो, खराब स्थिति हो, अगल बगल में देख सकते हैं सारी जगह इन योजनाओं पर काम चल रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इन कामों के लिए और भी ज़्यादा राशि की व्यवस्था कराएगी और राशि में कमी नहीं आने देगी, और इन निर्माणों के हो जाने से देश के विकास में वाकई में 4 चांद लग सकता है। एक चीज़ है, वित्त मंत्री ने कहा है कि 400 वंदे भारत ट्रेन स्पेशली चलाए जाएंगे और 100 वंदे भारत कार्गो टर्मिनल की स्थापना होगी। वर्तमान में रेलवे की जो स्थिति है, जो मौजूदा ट्रेनें हैं, उन्हीं का बहुत अच्छा संचालन या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। तो ये नई योजनाएं किस आधार पर लागू होंगी, इसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है हमारे पास? रेलवे को लेकर सरकार की नीति साफ हम लोग नज़र नहीं आती है। ठीक है। वर्तमान में कई सारी ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं। कारण बताया जाता है कि ठंडे मौसम के कारण, कुहासे के कारण कैंसिल करना है, तो समझ में आता है कि आप 15 दिसंबर से 15 जनवरी या पूरे जनवरी तक कैंसिल कर सकते हैं। भारत में ट्रेनों को 1 दिसंबर से कैंसिल कर दिया जाता है और 28 फरवरी तक कैंसिल रखा जाता है। ये हर साल की यही कहानी है। तो जब चल रही ट्रेनों को जब सरकार ढंग से नहीं चला पा रही है, तो नई ट्रेनों की घोषणाएं करके पब्लिक को भरवाने का प्रयास किया जाता है, तो ये महसूस होता है। और वंदे भारत ट्रेनें जो शुरू होंगी, वो उन ट्रेनों का किराया आम लोगों के बस का नहीं होगा। आम लोगों के बस के लिए वही ट्रेनें हैं
जिन ट्रेनों को सरकार कैंसिल कर रखी है और बिना कारण कैंसिल करते रहती है। ज्ञान प्रकाश जी, आप इस बारे में कुछ बताइए। ये 400 वंदे भारत जो ट्रेन चालू करने की बात हो रही है, हमको लगता है कि कुछ इस तरह का टेक्निकल वर्ड सरकार या अपने बजट में दे करके और एक अट्रैक्टिव हेडिंग देने की कोशिश करती है सरकार, जिससे लोगों को लगे कि सरकार वास्तव में कुछ कर रही है। सरकार चाहती है ये दिखना कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसको धरातल पर फलीभूत होते देखना बहुत मुश्किल है। आज के दिन में रेलवे का यात्रा ऐसे ही काफ़ी मुश्किल है। आम आदमी रेलवे का सफ़र नहीं कर पा रहा है। केवल अब मिडिल क्लास या उससे ऊपर के लोग जो हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग सफ़र कर पा रहे हैं। बाकी लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, हमारे कृषक हैं, मजदूर हैं, वो लोग सफ़र करने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से लोग लुभावन हेडिंग पाने के लिए सरकार कभी कभी कुछ इस तरह के वर्ड, जैसे अभी कहा गया कि पोस्ट ऑफिस को हम डिजिटल कर देंगे जी, और डिजिटल करने की बात है 150 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग सुविधाओं से युक्त किया जाएगा और वहाँ कोर बैंकिंग की सुविधा जो है वो भी उपलब्ध कराने की बात है। लेकिन अब देखना है कि वो कहाँ तक व्यावहारिक रूप में वो उतर पाता है। ठीक है। नीलेश जी, ऐसा है कि इस बार रक्षा बजट को लेकर केंद्र सरकार ने काफ़ी बढ़ोतरी की है। 5.25 लाख करोड़ का बजट है। सामरिक महत्व देश की जो फिलहाल, एक मिनट इसको आपसे करते हैं। नीलेश जी, ऐसा है कि रक्षा बजट को लेकर वित्त मंत्री ने खास घोषणाएं की है। 5,25,000 करोड़ की घोषणा है, मतलब बजट एलोकेशन है डिफेंस की। ऐसे समय में जब सामरिक मोर्चे पर भारत कई तरफ से घिरा हुआ है, चीन की सीमा पर हिंसक संघर्ष हो चुका है, पाकिस्तान प्रॉक्सी वार कर रहा है, ऐसे समय में यह बजट जो है वो हमारी सेनाओं को कितना मजबूत बनाएगा और देश के विकास में यह कितना भागीदार साबित होगा? देखिए, मोदी सरकार जब से बनी है तब से इसका रक्षा को लेकर इसका नज़रिया थोड़ा सा अलग है। और इसका सबसे बड़ा इसमें इन्होंने जो काम किया है कि हम लोग अपना हथियार घर में बनाएं। अभी आपने देखा कि हमने अपना हेलीकॉप्टर भी अब घर में बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप अपना हथियार DRDO या और दूसरी भारत की जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा अगर बनाया जा रहा है, तो बाहर की जो कंट्री हैं या बाहर के जो अगर दुश्मनी गए हैं तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि हमारा जो हथियार है उसमें क्या तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इससे आपका जो सुरक्षा का एक जो गोपनीयता है वो कायम रहेगा। तो इस मामले में मैं सरकार को बधाई देता हूं और मैं मानता हूं कि सरकार इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। डिफेंस के क्षेत्र में सरकार अच्छा काम कर रही है और सरकार की विदेश नीति भी बहुत ही मजबूत है, क्योंकि भारत की जो स्थिति है आज पूरे विश्व में या UN में जहाँ भी जिस वैश्विक स्तर के जो मंच होते हैं, बड़े बड़े मंच होते हैं, वहाँ पे आप देखिएगा तो भारत की स्थिति बहुत ही सुधार आया है। आप कह सकते हैं कि टॉप 3 या टॉप 4 में भी इंडिया को रख सकते हैं, लेकिन पहले ये स्थिति नहीं थी। बजट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो डिफेंस के क्षेत्र में भारत रक्षा क्षेत्र के लिए मतलब जो बजट आवंटित करता है उसमें तीसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि सैन्य शक्ति के मामले में हम चौथे सबसे बड़े देश हैं। DRDO की बात आपने की, जो देश का रक्षा अनुसंधान केंद्र है, उसके लिए 25% बजट का एलोकेशन बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाजुलाकर बात यह है कि तकनीक आधारित हमारी सामरिक व्यवस्था जो है वो विकसित हो। इससे हमारी सेनाओं को कितनी मदद मिलेगी? सेनाओं को बहुत हद तक हम अब जैसे अगर कुछ साल पहले तक देखें जो हमारे सैनिक थे और आज जो हमारे सैनिक है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क हो गया है। आज हमारे जो सैनिक है आधुनिक हथियारों से लैस हैं, उनको जो सुविधाएं हम पहुंचा पा रहे हैं, मतलब जहां हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था वहां हम अपना कार्गो प्लेन तक उतार रहे हैं। तो उनको जो हथियार सप्लाई करना है, उनको जो खाना सप्लाई करना है या उनको मेडिकल का सप्लाई करना है, वो हम अब पहले से बहुत हद तक बहुत ज़्यादा हम अच्छे से कर पा रहे हैं और इससे हमारे सैनिकों का भी मनोबल बढ़ा है और हम अब सीमाओं को अपना डट कर हम अपने उसको रक्षा कर सकते हैं। विकास जी, बजट एलोकेशन में जो आम लोग हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, रोज़ मजदूरी करके खाते हैं, उनके लिए कोई खासियत, कोई खास बात आई है?
उनके लिए तो छोटी छोटी योजनाएं पहले से चलती रहती हैं, माइक्रो क्रेडिट स्कीम करके, लेकिन मिलता कहाँ है। 10,000 रुपया पिछले बजट में भी था। इस बजट में कुछ खास है? इस बजट में ऐसा कुछ खास नहीं है। पिछले बजट में जो घोषणा की गई थी उसको भी पाया गया कि नहीं पाया गया, उसकी भी कोई चर्चा नहीं है। और कोई ऐसी चर्चा नहीं जिसे कहा जाए कि वो छोटे रिक्शा चालक, ठेला चलाने वाले या उससे थोड़े से ऊपर में आने वाले जो मिडिल लोअर क्लास जिसको हम लोग कहते हैं, उन लोगों के लिए कोई घोषणा राहत भरी नहीं है। ये क्लोजिंग रिमार्क है। किसानों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के इस बजट में कोई ऐसी योजना जिसका जिक्र किया जाना चाहिए? नहीं, किसानों के लिए भी कोई विशेष घोषणा इसमें नहीं है। जो किसानों को सुविधा दी जाती है, साल में जो 6,000 रुपया उनको दिया जाता था, उसकी भी उम्मीद थी कि इस बार बढ़ाया जाएगा। किसानों की आय डबल करने की बात थी, किसी भी पॉइंट पर कोई चर्चा नहीं हुई, न ही किसी राशि को, प्रोत्साहन राशि को उनके लिए बढ़ाया गया। किसानों के लिए भी इस बार कुछ विशेष नहीं है। मतलब कुल मिला जुला कर बात यह है कि बजट ने आम लोगों और किसानों को मायूस किया है, किसानों को मायूस किया है, नौकरी पेशा लोगों को मायूस किया है। किसी के लिए कोई राहत नहीं है। ज्ञान प्रकाश जी, क्लोजिंग रिमार्क है। आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनके लिए महिला वित्त मंत्री से काफ़ी उम्मीदें थी, कितनी पूरी हुई हैं? महिलाओं के लिए कोई खास योजनाएं केंद्र सरकार ने बजट में बताई? बजट में तो ऐसा कोई महिलाओं के लिए कोई चर्चा नहीं थी, किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और गया। महिलाओं के लिए किसी भी योजना की घोषणा नहीं की गई। अभी सैलरीड क्लास के लोग या व्यवसाय के लोग एक 80C धारा के अंतर्गत 1.5 लाख का उनको छूट मिलता है निवेश पर। ये करीब आज 10 साल से ये लिमिट 1.5 लाख तक ही सीमित है। आप हाउसिंग लोन का इंस्टॉलमेंट भरिए या PPF में पैसा लगाइए या LIC करिए या NSE करिए, सारा अमाउंट जो है इस 1.5 लाख की राशि तक सीमित है। इसमें हमारा आम आदमी जो है देश का, वो चाह रहा था कि इस सीमा को बढ़ाकर कम से कम 2.5 लाख किया जाए। और जब भी इन्वेस्टमेंट होता है तो सीधे इन्वेस्टमेंट से सरकार का टैक्स बचता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की राशि है वो इनडायरेक्टली सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वो राशि उपलब्ध होती है और उससे सरकार को भी बेनिफिट होता है। लेकिन इसको भी वित्त मंत्री ने टच नहीं किया है और कहीं कोई राहत नहीं दी है। तो कुल मिलाकर के हम लोग कहेंगे कि आम लोगों के लिए ये बजट आयकर के हिसाब से या टैक्सेशन के ख्याल से भी निराशाजनक है, और जो लोग उम्मीद लगाए हुए थे उनके उम्मीदों पर पानी फिर गया है। नीलेश जी, आप युवा हैं। केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है। नई पीढ़ी को आत्मनिर्भर या स्वावलंबी किए बगैर देश को आत्मनिर्भर नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री का आज का जो बजट है वो युवाओं के लिए, उसमें क्या खास है? युवाओं का सपना इससे पूरा हो रहा है या नहीं इस बारे में? देखिए, इसमें जैसा आप खुद ही बोल रहे हैं कि सरकार चाहती है कि हम आत्मनिर्भर बने, तो सरकार यही चाहती है कि हम आत्मनिर्भर बने। नौकरी के लिए आप इंतज़ार ना करें, क्योंकि नौकरी दिन पे दिन आपको उसकी जो लिमिट है नौकरी की, वो उसके मतलब ऐसा नहीं कि कम हो रहा है, उसके रूप बदल गए हैं। अब आप ये सोचिएगा कि हम जाएं, ऑफिस जाएं, 10 से 5 ऑफिस में बैठे फिर घर आए। अब वो ज़माना गया। धीरे धीरे हम उस समय में हम लोग अंदर जा रहे हैं जहाँ पे आपको अपना कार्य करने का जो है तरीका बदलना पड़ेगा। तो इसलिए अब नौकरी मिलेगा, लेकिन दूसरे रूप में मिलेगा। वैसे भी अब सब पेंशन बहुत सारे ख़त्म हो चुके हैं, और जो आप लीज पे जो कंपनियां अगर किसी कंपनी को ले रही हैं तो आपका वो सरकारी नौकरी तो होगा नहीं, वो तो भी तो प्राइवेट नौकरी ही होगा। तो अपने स्किल को डेवलप करके अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं तो इससे बढ़िया अब कुछ नहीं है, क्योंकि आगे फ्यूचर में यही काम आने वाला है। तो कुल मिला जुला कर बात यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज जो बजट पेश किया है उससे आम लोगों की उम्मीदें बहुत हद तक पूरी नहीं हुई है। आधी आबादी भी छूटी है, किसानों के लिए भी बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ। हालांकि कारपोरेट घराने के लिए टैक्स में छूट मिली है, कारोबार में भी जो शुल्क वसूला जाता था उसमें भी छूट मिली है, लेकिन आम लोग कई सारी सुविधाओं से वंचित रह गए। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।